क्लियर है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कभी सॉल्यूट जा सकता है क्या? सिर्फ कौन जा सकता है? सॉल्वेंट। और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट भी जा सकता है, सॉल्वेंट भी जा सकता है, सॉल्यूशन भी जा सकता है, लेकिन सेलेक्टिव, सभी नहीं, ओनली ऑफर सबके लिए है, लेकिन कौन? ओनली सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव सिलेक्शन करता है किसकी जरूरत सेल को है? सेल को जरूरत है सोडियम की, जाने देगा सोडियम को, नहीं जरूरत नहीं जाने देगा। सेल को पोटेशियम की जरूरत है, जाने देगा पोटेशियम के अंदर, ग्लूकोज की जरूरत है ग्लूकोज के अंदर जाने देगा, उसकी जरूरत नहीं होगी सेल को, मना कर देगा, नहीं देंगे। तो सोचेगा, डिसाइड करेगा, सिलेक्शन करेगा किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है, और सिलेक्शन कर करके डिसाइड कर करके अंदर जाने देगा चीजों को, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। वो दिक्कत सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेल में हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिव। ग्लूकोज जाने देती कि नहीं जाने देती? मतलब ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट हुआ या सॉल्यूशन हुआ, सॉल्वेंट हुआ? सॉल्यूट है, सॉल्यूट जाने देती है कि नहीं जाने देती? इसका मतलब सेमी परमेबल है कि नहीं है? नहीं, सेलेक्टिव परमेबल है। समझ गए बात को? हमारी सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। यहां पर भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सेमी परमेबल करके आंसर कराते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। गलत है, सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव परमेबल। याद रहेगा? तो सेल मेम्ब्रेन किसका एग्जांपल आएगा? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का। टोनोप्लास्ट, ये नाम सुना सुना लग रहा है, तुम बताओ। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को याद रहेगा? वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो टोनोप्लास्ट किसका एग्जांपल है? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन ही है ना भाई। सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन, सब किसमें आएगी? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन में आएंगे सब। तो टोनोप्लास्ट किसमें आएगा? ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन किसमें आएगी? सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी के साथ जितने भी मेम्ब्रेन है सब किसमें आएंगे? सेलेक्टिव परमेबल। कोई दिक्कत? अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या आएगा? गॉड ब्लैडर और सेलोफेन इसका एग्जांपल है। गॉड ब्लैडर और सेलोफेन इसका एग्जांपल है। गोट का जो ब्लैडर होता है, गोट ब्लैडर, गोट ब्लैडर और आपका सेलोफेन, ये मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जिसके आसपास सॉल्यूशन सॉल्वेंट जा सकता है लेकिन सॉल्यूट नहीं जा सकता। चलेगा? खत्म? आगे बढ़ सकते हैं? तो मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गई कितने तरह की मेम्ब्रेन होती है। बहुत अच्छी बात, अगर मेम्ब्रेन तक कोई परेशानी नहीं है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आगे पढ़ सकते हैं, रफ करें। एग्जाम्पल ध्यान से याद है? हाँ देख लो, देख लो। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन हो सकता है या फिर सेलेक्टिव सेमी परमेबल के कॉन्सेप्ट से हो सकता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, बहुत सारी जगह पर आपका सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, बट ये एक्चुअली में सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। इट कैन बिहेव लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बट है एक्चुअली में सेमी सेलेक्टिव परमेबल। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते। एल्युमिनियम फॉइल किसमें आएगी? एल्युमिनियम फॉइल जो इसको रोटी वगैरह लपेट के घर ले जाते हैं खाना वाना टिफिन में, देखा है? एल्युमिनियम की वो सिल्वर की एल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल कहते हैं। इम्परमेबल मेम्ब्रेन, उसके आर पर कुछ नहीं रहता, रोटियां इसमें लपेट के ले जाते हैं, ब्रेड वगैरह लपेट के पार्सल देते हैं जो, समझ गए? चमकने वाली पन्नी, पीली व्हाइट व्हाइट एल्युमिनियम की बनी होती है, जिससे इसको एल्युमिनियम फॉइल कहते हैं। देखने में चांदी जैसी दिखती है इसलिए इसको सिल्वर फॉइल भी बोलते हैं लोग। झूठ बोलते हैं, सिल्वर नहीं है वो एल्युमिनियम है। चलेगा? हाँ देखा है? लपेटा है क्या उसमें? कुछ नहीं लपेटा है। कब करते हैं? और आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, सॉल्यूशन के टाइप पढ़ लेते हैं। तो सॉल्यूशन भी कई तरह के होते हैं। कौन कौन सॉल्यूशन होता है? तो ध्यान से देखना, सॉल्यूशन के टाइप। कंडीशन नंबर 1 डायग्राम से समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले लिखना तो लिखवा देंगे, 3 डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से समझना। ये एक सेल है मेरी,
सेल के अंदर कंसंट्रेशन बता देते हैं 2 mg/लीटर कंसंट्रेशन है, और सेल के बाहर का भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो देख लेते हैं। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल, सेम सेल है, तीनों कंसंट्रेशन सेम है, 2 mg/लीटर, 2 mg/लीटर। क्या ढूंढ रहा है कौन? समझ में आ रहा? सेल है। अब सेल जहां रखी हुई है, सेल के बाहर कंसंट्रेशन देखें तो यहां का कंसंट्रेशन अगर 3 mg/लीटर है, कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, यहां का कंसंट्रेशन 2 mg/लीटर है, और यहां बाहर जिस सॉल्यूशन में रखी गई है सेल, उस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 1 mg/लीटर है। समझ में आ रही कंडीशन? समझ गए कहानी को? सेल को रखा है मैं 3 सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन पहला, सॉल्यूशन 1, जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन कर दिया सेल की कंपेयर में। दूसरा में सेल के बराबर रखा गया है, और तीसरे में सेल से कम रखा गया है। 3 तरह की कंडीशन देख रहे हो। बताओ इसमें ज्यादा है कि कम है सेल की तुलना में? इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या कह सकते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीन में से क्या होगा? ज्यादा है इसलिए क्या बोलोगे, हाइपर या हाइपो? हाइपरटोनिक। वेरी गुड। इस सॉल्यूशन का नाम होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। सेल के कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन का जिसमें रखा गया है, तो उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। सेल के कंसंट्रेशन के बराबर है, सेम टू सेम, इसलिए क्या कहेंगे सॉल्यूशन को? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। और सेल के कंसंट्रेशन से कम है, इसलिए इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल सैप के कंसंट्रेशन से कम हुआ तो हाइपोटोनिक, सेल सैप से ज्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक, और इक्वल हुआ तो 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू, किसका किससे कंपेयर किए हैं? सेल के अंदर का सैप, सेल सैप जिसे बोलते हैं, सेल सैप या प्रोटोप्लाज्म जिसे कह सकते हो, सेल सैप का और जिस सॉल्यूशन में रखा गया उस सॉल्यूशन का, इन दोनों का कंपेयर किए, तो कंपेयर करके आंसर दिए, कंपैरेटिवली बताया गया है। जरूरी नहीं कि 2 mg 3 mg कुछ हो सकता है। अगर ये 3 mg ही है, कौन सॉल्यूशन है ये? अब यहां का अगर 4 होता तो ये क्या कहलाता? हाइपो हो जाता। 3 mg का मतलब नहीं कि 3 mg मतलब हाइपर होता है या हाइपो होता है। इसकी तुलना में क्या है? कंपैरेटिवली आंसर दिया जाता है। तो कंपैरेटिवली यहां 2 है और यहां 3 है, इसके पास ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर है? 3 वर्ड अच्छे से। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में, अब बताना कंसंट्रेशन ज्यादा कहां है? वाटर का। वाटर का इस कंडीशन में कहां ज्यादा है, अंदर या बाहर? वाटर कहां ज्यादा है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, लेकिन वाटर कंसंट्रेशन उल्टा चलता है ना, तो पानी यहां ज्यादा है। अब पानी यहां, तो मेम्ब्रेन के थ्रू पानी कहां से कहां जाएगा? कहां से कहां? अंदर से पानी निकलकर बाहर आएगा। पहली कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ सेल प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन टू सेल। क्लियर नहीं सी बात? सेल से सॉल्यूशन, यहां ज्यादा है वाटर, यहां कम है, ज्यादा पानी से कम पानी की ओर पानी आएगा। इस कंडीशन में कहां से कहां पानी मूवमेंट करेगा? कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, या कह सकते हो पानी जितना अंदर जाएगा उतना ही पानी लौटकर बाहर आएगा। अब एनसीईआरटी की तरफ चले तो आपके एनसीईआरटी में लिखा जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर लौट कर आएगा। नेट मूवमेंट कितना होगा? नेट मूवमेंट 0 होगा। कोई दिक्कत? और तीसरी कंडीशन, यहां कंसंट्रेशन कम है मतलब पानी ज्यादा है, यहां पानी, तो पानी कहां से कहां जाएगा? और बाहर से अंदर की ओर पानी मूव करेगा। इस कंडीशन में वाटर का मूवमेंट सॉल्यूशन टू सेल की ओर होगा। अब सोच के आंसर दो, इसकी सेल से पानी निकल जाएगा तो सेल फूल जाएगी, पिचक जाएगी? पिचक जाएगी, है ना? पिचक जाएगी।
और पिचकी हुई सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। कौन सेल कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा जाए तो सेल में क्या हो जाएगी? प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगी। अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा जाता है तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस होती है, इसके अंदर का सारा पानी निकल जाता है बाहर और सेल पिचक जाती है, एकदम पिचक कर छोटी सी हो जाती है, पहली कंडीशन। इसमें सेल को रखेंगे तो सेल के साथ क्या होगा? सेल पिचकेगी कि फूलेगी? कुछ नहीं होगा, ना फूलेगी ना पिचकेगी। यहाँ पर आंसर वैसे तो नॉर्मल सेल होना चाहिए, नॉर्मल सेल, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने लिख दिया है फ्लैसिड वर्ड यूज किया है, तो आप भी यहाँ पर यूज कर लीजिए। एनसीईआरटी की बात को गलत नहीं कह सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखने पर सेल कैसी हो जाती है? फ्लैसिड हो जाती है। एक्चुअली में फ्लैसिड वर्ड का मतलब समझेंगे तो फ्लैसिड मतलब पिचकना, लूज। एक्चुअल वर्ड का कमेंट करेंगे तो लूज होता है। फ्लैसिड वर्ड का मतलब क्या होता है? लूज, लूज हो गई सर, लूज हो गई मतलब पिचक गई हिंदी में समझे तो। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक ने साफ साफ ये वर्ड लिख दिया है, आगे पीछे कहीं लिखा है, अब मत सोचिए कहां लिखा, ढूंढने पर जाइए मिल जाएगा, लास्ट में लिंक मारिएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखने पर सेल फ्लैसिड हो जाती, साफ साफ लिख दिया है, इसलिए आपको यही मानकर रखना है कि एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है। तो फ्लैसिड हो जाती है, फ्लैसिड मतलब लूज हो जाती है, ठीक है। लूज का मतलब यहाँ पर पिचकना नहीं है। आपकी एनसीईआरटी बुक का मतलब, बुक में फ्लैसिड वर्ड का मतलब दिया हुआ है नो टर्जिडी, या टर्जर ना हो, टर्गर ना हो, फूली ना हो तो उसको फ्लैसिड बोलते हैं। जो फूला ना हो वो टर्जिड, समझ गए? जो मोटा ना हो फ्लैसिड, ऐसे बोल दिया उसने। मोटे को टर्जिड बोला है, अब पतला मान लो या मोटा नहीं मान लो, हम बोले कि लड़की फ्लैसिड है तो फ्लैसिड है का मतलब, फ्लैसिड का मतलब पतली समझ लो या मोटी नहीं समझ लो, दोनों चलेगा। अगर पतली समझते हो तो कोई गलत हो जाएगा, लेकिन ये समझ लो मोटी नहीं है इसलिए फ्लैसिड वर्ड यूज किया। नो टर्जिडी यहाँ पर मतलब है, समझ लो। चलो एनसीईआरटी बुक ने दिया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर नेट मूवमेंट जीरो जाता है, जितना अंदर जाता है उतना बाहर बढ़ता है और सेल फ्लैसिड हो जाती है। फ्लैसिड का मतलब लिखा है नो टर्जिडी, जिसमें टर्जिडी ना हो, टर्गर ना हो तो सेल को कहते हैं फ्लैसिड, फ्लैसिड सेल हो जाएगी। और अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, पानी भर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, जैसे तुम नहीं हो, सेल फूल जाएगी। और सेल फूल जाएगी तो सेल को कौन सा जाएगी? फूली सेल को स्वेल बोल सकते हो, स्वेल हो जाएगी, या श्रिंक वर्ड यूज कर सकते हो, श्रिंक स्वेल। यहाँ चक्की श्रिंक, फूली तो स्वेल, स्वेल हो जाएगी। और इस तरह की सेल को टर्गर सेल बोलते हैं, टर्जिड सेल बोलते हैं, टर्गर सेल या टर्जिड सेल। टर्जिड सेल, फूली हुई सेल को टर्जिड सेल कहते हैं। तो टर्जिड सेल कहाँ होगी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखने पर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखने पर या आइसोटोनिक पर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे रखने पर सेल फूल जाती है, पिचकेगी कब? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर, हाइपरटोनिक पर पिचकेगी। और फ्लैसिड वर्ड कहाँ यूज किया है आपकी एनसीईआरटी ने? साफ साफ आइसोटोनिक, ठीक है। वैसे अगर हायर क्लास के देखे थे बुक, अगर कुछ किताब देखे थे, फ्लैसिड वर्ड यहाँ पर यूज कर दिया था, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इसलिए आपको एनसीईआरटी की बात माननी है, आपको यही याद रखना है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक में समझ में आ गई इतनी बात। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। आम, आम देखियो हफ्ते 10 दिन में खराब हो जाता है, घर पे रखा हुआ आम 10 दिनों में खराब हो जाता है, लेकिन आम का बना हुआ अचार सालों साल खराब नहीं होता है, क्यों? नो आंसर, नो। हमारे घर पे कोई प्रिजर्वेटिव हमारी मम्मी नहीं यूज करती, हम तो मम्मी को देखे हैं, मम्मी कोई केमिकल यूज नहीं करती मेरी। नमक डालती है उसमें बहुत सारा, ठीक है, तुम्हारे समझ में प्रिजर्वेटिव केमिकल, तुम्हारी लैंग्वेज में प्रिजर्वेटिव मतलब केमिकल आ रहा था, उसमें बहुत सारा ह्यूज अमाउंट आप नमक डालती है मेरी मम्मी, नमकीन चलाती तो, और मीठा चलाती तो शक्कर डालती बहुत सारा, तो बहुत सारा नमक डाल दिए, बहुत सारा शक्कर डाल दिए, मतलब कौन सॉल्यूशन बना? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। और आम सेल है कि नहीं है? सेल को किसमें डाल दिया? तो क्या होगा? सेल के अंदर जितना पानी होगा क्या होगा? इसीलिए अचार में पानी कभी नहीं डालती मेरी मम्मी, लेकिन अचार में पानी रहता है। देखियो अचार में रस कहां से है? पानी डालती है क्या अलग से आपकी मम्मी? 1-2 गिलास कहां से आया वो पानी? सेल के
अंदर से निकलकर बाहर आया, प्लाज्मोलाइसिस से बाहर आया। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, नमक जितना डाला, जितना नमक डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। तो नमक ज्यादा डाला अचार में तो पानी बाहर निकलकर सेल के बाहर का पानी आ गया सारा निकलकर, और सेल के बाहर पानी निकलकर आ गया तो रस बन गया, है ना। अब सेल के अंदर पानी है कि नहीं, अचार के अंदर, अचार के अंदर सेल के अंदर पानी है कि नहीं है। अब पानी नहीं है तो कोई चीज सड़ने के लिए पानी की जरूरत होती कि नहीं होती, सड़ने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती कि नहीं होती। सूखी चीज सड़ती है कभी, सड़ने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है, किसी चीज को सड़ाने के लिए, बैक्टीरिया किसी चीज को, इसी कारण अचार नहीं सड़ता। पहला कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, सड़ाने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज की जरूरत होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज आकर लगेंगे तब जाकर अचार सड़ेगा। कोई भी चीज सड़ती है। बैक्टीरिया खुद अपने आप में क्या है, सेल है। बैक्टीरिया जैसे अंदर आएंगे, नमक में डूबेंगे, नमक बैक्टीरिया खुद सेल है, नमक में सॉल्यूशन जाएगा तो अंदर पानी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर का निकल जाएगा। बैक्टीरिया जिंदा बचेंगे, सारा पानी निकल गया तो आपके अंदर सारा पानी निकाल ले, जिंदा बचोगे नहीं बचेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। बैक्टीरिया मर गया, बैक्टीरिया सड़ा पाएगा क्या, इसलिए आम का अचार नहीं सड़ता, क्योंकि बिकॉज आम इज डिप्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आंसर एक वर्ड में था, प्रिजर्वेटिव नहीं, बिकॉज इट डिप्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आंसर इतना सा क्लियर है। यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वर्क एज अ प्रिजर्वेटिव कह सकते हो, चलेगा इतनी सी बात। नमक अचार सब समझ में आ गया, पिकल्स वगैरह का सड़ता क्यों नहीं है, बहुत अच्छी बात है, समझ गए हो, इससे अच्छा कुछ है नहीं है। जेम्स, जेली, फिश, नॉनवेज, मीट, बहुत सारी चीजों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं नमक डाल के उसमें, क्लियर है। तो यही है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो चलिए अगला वर्ड। सेल के अंदर पानी गया, बाहर गया, सेल के बाहर आया, इसलिए ऑस्मोसिस हुई कि नहीं हुई, हुई। यहाँ ऑस्मोसिस की नहीं हुई, पानी का मूवमेंट का मतलब ऑस्मोसिस हुई। सेल के अंदर गया या बाहर आया, एक्जो ऑस्मोसिस हुई या इंडो ऑस्मोसिस हुई, एक्जो ऑस्मोसिस। तो याद रखिएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर डालने पर सेल को डिप किया जाए तो वहां पर एक्जो ऑस्मोसिस होती है। आपसे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको मैच करने के लिए कॉलम भी आ सकता है। सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां प्लाज्मोलाइसिस होती है, सेल श्रिंक होती है कि स्वेल होती है, श्रिंक होती है। उसमें कौन सी ऑस्मोसिस होती है, एक्जो। सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल स्वेल हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है, और इसकी वजह से यहां पर कौन सी ऑस्मोसिस हुई, इंडो ऑस्मोसिस। आपसे पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेज कहां पर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम स्टेज है, नो नेट मूवमेंट इज जीरो, ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, या कहते हो कि इतना अंदर जाएगा उतना बाहर आ जाएगा, बराबर रहेगा, नेट मूवमेंट जीरो होगा। कोई दिक्कत, ये तीनों क्लियर अच्छे से। क्वेश्चन है आपसे, आपने म्यूजियम पढ़ा है ना, म्यूजियम वगैरह, म्यूजियम में डेड एनिमल्स को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है जिससे वो सड़े नहीं, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन डालकर रखा जाता है, अलग अलग सॉल्यूशन डालकर रखा जाता है डेड ऑर्गेनिज्म को। वो एक्चुअली में कौन सा सॉल्यूशन होता है इनमें से, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फॉर्मेलिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का काम करता है, जैसे फॉर्मेलिन में किसी को डालते हैं उसके अंदर का सारा पानी निकल कर बाहर आ जाता है, और बाहर आ जाता है इसलिए उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए वो सड़ता नहीं है। डिहाइड्रेशन एक तरह का कह सकते हो, डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हो टेक्निक को। डिहाइड्रेशन किसे कहेंगे, इसमें से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को डिहाइड्रेशन करने के लिए यूज किया जाता है, पानी रिमूव करने के लिए सेल से। क्लियर इतनी सी बात, इससे चीजें सड़ती नहीं है। अगला क्वेश्चन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन हो रहा है, एक इंसान से किडनी निकाल लिया डॉक्टर, ऑपरेशन चल रहा है, 1-2 घंटे ऑपरेशन चलने वाला है, 2 घंटे के बाद किडनी उसमें डलने वाली है उस इंसान में, एक से निकालेगा फिर तो दूसरे में डालेगा, तो एक इंसान से किडनी निकल गई अब दूसरे में डालनी है, इस बीच के ड्यूरेशन में किडनी को कहां रखेगा डॉक्टर, कौन सॉल्यूशन में रखेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, समझ गए। अगर ऐसे रख देगा आंख वगैरह, खास तौर से आंख के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, आई को किस सॉल्यूशन में रखा जाता है, डोनर जब डोनेट करता है कोई तो उस ड्यूरेशन में, बीच के ड्यूरेशन में, जब ट्रांसप्लांटेशन के पहले उसको किस सॉल्यूशन में रखा जाता है, आई को। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो सूख जाएगी हवा में किडनी, हाइपर रख देंगे उसका सारा पानी निकल जाएगा तो मर जाएगी किडनी
किडनी सेल हाइपो में रख देंगे, पानी अंदर घुल जाएगा, घुल कर फट जाएगी सारी सेल, इसलिए कौन सॉल्यूशन रखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं। तो लिविंग सेल ऑर्गेनिल्स को आइसोटोनिक में प्रिजर्व करते हैं और डेड को हाइपरटोनिक। क्लियर है? अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, समझ गए हो? इससे अच्छा कुछ ये नहीं है, नहीं समझे तो जाओ पिकनिक मनाने। चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं, टाइम तो हो ही गया होगा, हो गया ना? कितना हो गया? हाँ हो गया होगा। चलो फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं।